हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के लिए सीटेट के ईवीएस पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट के 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मधुबनी एक पारंपरिक कला का प्रकार है जिसका नाम एक गांव के नाम पर पड़ा है जो राज्य में है। यानी कि मधुबनी एक कला का नाम है और ये कला जो है, इसका जो मधुबनी जो नाम पड़ा है वो एक गांव के नाम पर पड़ा है। तो ये गांव कौन से राज्य का है? बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो राइट आंसर है बिहार। यानी बिहार का एक मधुबनी गांव है, वहाँ से ये जो कला है मधुबनी कला, ये एक बुनाई की, एक फूलों की बुनाई की कला है। तो इस कला का नाम उसी गांव के नाम पर मधुबनी पड़ा है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मलेरिया मादा मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है। दूसरा ऑप्शन है, मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात अन्य व्यक्ति को काटती है। ठीक है, ये बात ठीक है कि मलेरिया मादा मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है, जैसा पहला ऑप्शन में है। पर होता कब है? वो तभी होता है जब वो किसी मलेरिया के मरीज को काट के पहले उसके बाद में किसी स्वस्थ आदमी को काटे, तभी उसके काटने से मलेरिया होगा। वरना अगर मादा मच्छर जो है मलेरिया वो काटता है किसी स्वस्थ आदमी को डायरेक्ट, तो उसके मलेरिया नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा इसमें डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है। मलेरिया तभी होगा जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, रात के समय मच्छरों द्वारा काटने के कारण मलेरिया होता है। ये कोई नहीं है, रात में दिन में वो कभी भी काट सकता है और कभी भी हो सकता है। मलेरिया मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है, ये बात भी ठीक है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, पर यहाँ पे डिटेल में जो चीज़ दी गई है वो राइट आंसर हमारा दूसरा माना जाएगा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें खुलकर दी गई हैं, थोड़ी और आगे बढ़ कर के बातें बताई गई हैं उसमें कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। पर कौन से मच्छर काटने से होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। पर मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से कब होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से जब होता है जब वो किसी मलेरिया के रोगी को काटने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को काटती है। तो राइट आंसर, जो बेस्ट आंसर हमारा रहेगा, सेकेंड आंसर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, रीना दिल्ली में रहती है, वह ग्वालियर में अपनी मामी के पास घूमने जाना चाहती है। रीना दिल्ली की रहने वाली है, अब वो ग्वालियर जाना चाहती है। ग्वालियर में उसके क्या है? मामा है। तो अपनी नानी के पास वो जाना चाहती है या मामी के पास वो जाना चाहती है। तो ग्वालियर कहाँ पे है? ग्वालियर एमपी में है। तो एमपी में जब वो जाएगी दिल्ली से, तो उसको कौन सी दिशा में चलना पड़ेगा? किस दिशा में उसको यात्रा शुरू करनी पड़ेगी? तो उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। राइट आंसर है 4, यानी दक्षिण की तरफ वो यात्रा अपनी शुरू करेगी। फोर्थ क्वेश्चन है, पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित है। पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है? यानी कि पक्षी और उनकी जो चोंच है उसके ऊपर नीचे 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो इन 4 प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न बच्चों में तर्क यानी कि सोचने और विश्लेषण करने और उसको समझने, उसका विश्लेषण करने के अवसर, जो ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करेगा, वो कौन सा सबसे बेहतर सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन कौन सा है? तो तोते की चोंच का वर्णन कीजिए। इसमें बच्चे के लिए ठीक है, पूछ लिया उसने तोते की चोंच का वर्णन कीजिए, पर उसमें हिंट नहीं दी गई कोई भी। तो इससे और बेहतर देखते हैं क्योंकि इसमें पूछा सर्वश्रेष्ठ है। तो दूसरा है, पक्षियों की चोंच के आकार में भिन्नता क्यों होती है? इसमें भी कोई बच्चों के लिए हिंट नहीं दी गई, डायरेक्ट पूछ लिया है। तीसरा है, एक पक्षी का नाम लिखिए, उसकी चोंच का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि उसकी चोंच का आकार उसकी खाने की आदतों से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। इसमें डिटेल से एक व्याख्यात्मक क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये भी बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अब चौथा देखते हैं, एक पक्षी की चोंच लंबी है। ये ठीक है, इसमें थोड़ा हिंट दिया गया है बच्चे के लिए, यानी कि एक पक्षी है, उसकी थोड़ी चोंच लंबी है, ठीक है, सीधी है और नोकदार है, उसके किनारे तीखे हैं यानी पैने हुए हैं, और वह किस प्रकार का भोजन करेगा? तो उसमें पूछी क्या है लास्ट में उसमें पूछिए कि अब वो किस तरह का भोजन करेगा। बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें तो आ गई
कि भाई जो पक्षी है जो उसकी चोंच लंबी है, तो बच्चा सोचेगा कौन सा पक्षी की चोंच लंबी होती है ना, और सीधी है, नोकदार है, तो बच्चा फिर उसमें अधिक जो है फोकस करके सोचेगा, थोड़ा हिंट उसके लिए दे दिया जाएगा। तो सबसे बेहतर राइट आंसर है इसका फोर्थ, एक पक्षी की चोंच लंबी, सीधी और नोकदार है, जिसके किनारे तीखे हैं, वह किस प्रकार का भोजन करेगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो अगला देखते हैं, अगला है आपका 5वां क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन का वर्तमान पाठ्यक्रम कुछ सामान्य विषयों के आधार पर बुना गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें सम्मिलित नहीं है। यानी कि जो वर्तमान में जो पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम जो तैयार किया गया है, वो कुछ विषयों को मिलाकर के तैयार किया गया है, यानी कि उसको पर्यावरण अध्ययन का जो विषय को बनाने में कई अन्य विषयों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन से विषय हैं, तो देखते हैं इसमें आवास भी है, पानी भी है, भोजन भी है, तीनों चीज़ें हैं, जबकि वायु को उसमें शामिल नहीं किया गया है। अच्छा, छठा क्वेश्चन है, एक पर्वतारोही को अपने साथ ले जाने के लिए, यानी एक पर्वतारोही जो होता है उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है जो उसको अपने साथ हमेशा साथ रखनी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ बतानी है, बाकी तो और चीज़ भी है महत्वपूर्ण, और इसमें बताएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है। तो टॉर्च, स्लीपिंग बैग, ऑक्सीजन किट, कंबल। तो राइट आंसर है ऑक्सीजन किट, क्योंकि जब ऑक्सीजन किट नहीं होगा तो सांस नहीं ले पाएगा, तो बाकी की चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो ऑक्सीजन किट है एक पर्वतारोही के लिए। अगला देखते हैं 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। नीचे 4 राज्य दिए गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी दिए गए हैं। तो इनमें से कौन से का जो तट है यानी जो सीमा है वो बंगाल की जो खाड़ी है उस पर स्थित है। केरल तो साउथ में है, ये तो बंगाल की खाड़ी से बहुत दूर है। गोवा भी इधर ही है, गोवा भी। गुजरात भी बिल्कुल अपोजिट साइड में है। तो पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये इसका जो है बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। 8वां क्वेश्चन है, पादप यानी पेड़ का एक उदाहरण जिसके बीज के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। यानी एक पेड़ का उदाहरण देना है, एक ऐसे पेड़ का उदाहरण देना है जिसके बीज पानी पर यात्रा करके एक स्थान से दूसरी जगह पर जाते हैं, पानी पर तैर करके। तो गेहूँ तो तैर तो नहीं है पानी में, वो तो डूब जाएगा। खजूर भी डूब जाएगा। सेब हल्का होता है थोड़ा, ये तैर सकता है। बाकी जो राइट आंसर है इसका वो है नारियल, यानी नारियल एक ऐसा पेड़ है नारियल का कि उसका जो बीज है, जो फल भी वही होता है नारियल के अंदर जो निकलता है, और वही बीज होता है उसका। तो नारियल जो है पानी पर तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं सुनीता विलियम के संबंध में। सुनीता विलियम्स कौन है, एक अंतरिक्ष यात्री हैं और भारतीय मूल की हैं, और वो एक महिला हैं। तो इनके बारे में कौन सा कथन सही है पीछे। वह भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, पहली नहीं है वो, पहली शायद कल्पना चावला हैं जो भारतीय मूल की। तो दूसरा ऑप्शन है वह भारतीय मूल की दूसरा महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है, वो भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, वह भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री हैं। ये ऑप्शन भी मिलता जुलता है दूसरे से, पर इसमें क्या है कि दूसरी अंतरिक्ष यात्री हैं, इसमें महिला शब्द नहीं लगा, इसलिए ये गलत हो गया। वह प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, ये प्रथम यात्री भी नहीं है, वो अंतरिक्ष प्रथम कौन है, प्रथम है कल्पना चावला। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। अच्छा, 10वां क्वेश्चन है, कहवा एक विशेष प्रकार की चाय पेय पदार्थ है। कहवा क्या है, एक विशेष प्रकार की चाय, यानी चाय से मिलता जुलता एक पेय पदार्थ है। तो ये कौन से राज्य में सबसे अधिक फेमस है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है, सबसे अधिक इसका इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिम बंगाल, कश्मीर, कर्नाटक, असम। तो राइट आंसर है कर्नाटक, यानी कि कहवा जो है, कहवा की खेती कर्नाटक में की जाती है, और वहीं पे ये लोकप्रिय भी है, लोग इसका इस्तेमाल भी कहवा का करते हैं। बाकी राज्यों में इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, सबसे अधिक इस्तेमाल इसका कर्नाटक में किया जाता है।